वेलकम दोस्तों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट पर आपका स्वागत है। साथियों, यहाँ पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने नया विज्ञापन निकाल दिया है। तो आप लोगों को बता दूंगा, इसके बारे में सारी डिटेल बता दूंगा। जो भी चीज़ें यहाँ पर जरूरी हैं वो सारी चीज़ों पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहना। किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई क्वेरीज होती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। चलिए देखते हैं फटाफट से। सबसे पहले कि ये कौन सी भर्ती है, क्या पदनाम है और क्या इसमें पूरी प्रक्रिया रहने वाली है, सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए ये परीक्षा है सहकारिता पर्यवेक्षक और पर्यावरण पर्यवेक्षक की, ठीक है, जो समूह ग के अंतर्गत आती है साथियों। तो इसके लिए देखिए आप 10 जुलाई को ये विज्ञप्ति जारी हो गई है। 31 जुलाई तक आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप इसको भरना आप आज से शुरू कर सकते हैं और 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देख लेते हैं, बाकी ये आप डिटेल से इसको पढ़ लेना। हम टेलीग्राम ग्रुप पर डाल देंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फॉर्म भरने के लिए भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में सीधे दे दूंगा, आप वहाँ से ऑनलाइन इसको भर सकते हैं। और दूसरा, जो आप लोगों के बार बार कॉमेंट आते हैं कि क्या इसमें जैसे फॉर्म भर दिया आपने, कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई त्रुटि हो जाती है, तो उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। आयोग का साफ साफ कहना है कि इसके लिए जो है बाद में एक जो है आपको दोबारा से लिंक खोल दिया जाएगा जिसमें आप चेंज इस पर कर सकते हैं। तो आप सीधे जाते हैं पदों के डिटेल पर। ठीक है, बाकी चीज़ें तो सेम रहती है और परीक्षा का प्रारूप कैसा होगा वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले रिक्तियों का विवरण हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें है सहकारिता पर्यवेक्षक और पर्यावरण पर्यवेक्षक की, जो समूह ग के अंतर्गत आते हैं परीक्षा 2023 में। इसमें जो पदों की संख्या है साथियों वो कुल 55 पद है। ठीक है, तो 55 पदों के लिए ये रहने वाली है। हाँ, इसमें एक चीज़ हमेशा से रहती है, जो संख्या है पदों की, रिक्तियों की, वो घट या बढ़ सकती है। ठीक है, अब आपको बता दूं, सबसे पहले हम देखते हैं रेशम विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत सहकारिता पर्यवेक्षक के कुल 2 पद यहाँ पर हैं। ठीक है, इसमें वेतनमान आप देख सकते हैं, पद का स्वरूप वगैरह कोई नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हो जाती है वो है अनिवार्य शैक्षिक अर्हता। ठीक है, आपको उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद या फिर उत्तर प्रदेश से, ठीक है, तो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से इंटरमीडिएट जो विज्ञान विषय साइंस के स्टूडेंट हैं वो इसको भर सकते हैं, या फिर इसी के समकक्ष कोई अन्य अर्हता आप रखते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कुल मिला के ये है कि ये साइंस साइड वालों के लिए है। ठीक है, बाकी चीज़ें सेम होने पर यहाँ पर जो है आपकी प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या फिर एनसीसी का बी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इसकी जो इंपॉर्टेंट फैक्टर और है वो ये है कि आपकी एज मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम यहाँ पर 42 वर्ष रखी गई है। ठीक है, ये 2 चीज़ें यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। उसके बाद आपको बता दूँ पदों का विवरण। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे केवल 2 पद, जैसे कि मैंने आपसे कहा। इसमें एक पद जो है उत्तराखंड महिला के लिए है रिजर्व, और बाकी एक पद जो है इसमें सीधे जनरल के लिए आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम आगे देखते हैं कुछ और पद हैं बाकी। शहरी विकास विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत पर्यावरण पर्यवेक्षक के 53 पद है। कुल हमने 55 कहा था, तो 2 हो गए और 53 पद इसमें पर्यावरण पर्यवेक्षक के हैं। ठीक है, तो इसका जो इसमें जो मांगा गया है, आपकी शैक्षिक अनिवार्य अर्हता जो होती है वो केंद्र या फिर राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड या संस्थान से आपको विज्ञान वर्ग से इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी साइंस के स्टूडेंट के लिए है केवल। तो बाकी चीज़ें सेम होने पर आपको मैंने बता दी है कि क्या क्राइटेरिया रहता है। इसमें भी आपको बता दूं 18 वर्ष मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए और मैक्सिमम आप 42 वर्ष के एज तक इसको अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म के लिए। अब यहाँ पर अगर हम पदों का डिटेल देखें दोस्तों, तो आप देख पा रहे होंगे नगर पालिका परिषद शिवालिक नगर के लिए आप देखेंगे यहाँ पर केवल कुल 2 पद हैं, जिसमें से एक जनरल के लिए है और एक अनुसूचित जाति के लिए है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। नगर पालिका चिल्लियानी सोन के लिए भी 2 पद हैं, जिसमें एक अनारक्षित है और एक अनुसूचित जाति के लिए है। नगर पालिका परिषद रानीखेत के लिए भी एक आरक्षित और एक एससी के लिए है यहाँ पर। ठीक है, केवल 2 पद हैं। और नगर पालिका परिषद इमली खेड़ा के लिए भी 2 पद हैं, जिसमें से एक जनरल के लिए, एक अनुसूचित जाति के लिए। सेम इसी तरीके से आप देखेंगे नगला में, नगला के लिए तो 3 जो जनरल के लिए हैं और एक पद इसमें एससी के लिए है। भगवानपुर में दोस्तों 2 पद हैं, जो एक जनरल एक एससी के लिए है। और नगर पंचायत पांडली गुर्जर में आप देखेंगे यहाँ पर 2 पद हैं, जो एक एससी और एक जनरल के लिए। रामपुर के लिए भी यहाँ पर नगर पंचायत रामपुर के लिए एक जनरल के लिए है और एक यहाँ पर एससी के लिए रहने वाला है। नगर पंचायत ढंडेरा की बात करेंगे, यहाँ पर भी एक पद रहने वाले हैं दोनों के लिए। और नगर पंचायत आदमपुर के लिए भी एक पद, और पिरान कलियर के लिए केवल एक पद है, जो
जनरल के लिए है, ठीक है, बाकी किसी में पद नहीं है। नगर पंचायत चौखुटिया में केवल एक पद है जो जनरल के लिए है। बद्रीनाथ के लिए भी एक पद है केवल जनरल के लिए। नगर पंचायत पोखरी के लिए एक पद है। नगर पंचायत पीपल कोठी में भी एक पद है केवल। थराली के लिए एक पद है जो जनरल है, ठीक है। अभी जनरल के लिए केवल एक पद है स्वर्गाश्रम जौक के लिए, और सतपुली में भी केवल एक है जनरल में, और नगर पंचायत चमियाला में भी एक पद है जनरल के लिए। घनसाली में एक पद जनरल के लिए। गंजा में एक पद जनरल के लिए। नगर पंचायत में एक ही पद है, वो भी पुरौला के लिए एक ही पद है, जनरल के लिए है। नगर पंचायत नौगांव में एक पद है, वो भी जनरल के लिए, अनारक्षित के लिए। केदारनाथ के लिए भी एक पद जनरल के लिए। अगस्त्य मुनि के लिए एक पद जनरल के लिए, और जनरल में ही ऊखीमठ में भी एक ही पद है। तिलवाड़ा में केवल एक पद है जो जनरल के लिए ही है। नानक मत्ता में भी केवल एक पद है जो जनरल के लिए है। गुलर भोज में एक पद जनरल के लिए। नगर पंचायत बेरीनाग में जनरल एक। नगर पंचायत गैरसैंण केवल एक, वो भी जनरल। गंगोलीहाट में भी एक जनरल में। नगर पंचायत कपकोट में एक ही जनरल में। नगर पंचायत बनबसा में एक, वो भी जनरल। नगर पंचायत भिक्यासैंण में एक जनरल। सेलाकुई में एक जनरल। थलीसैंण में एक जनरल। नगर पंचायत गरुड़ में एक जनरल। नगर पंचायत तपोवन में एक जनरल। नगर पंचायत लालपुर में एक जनरल। लमगांव में एक जनरल। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कुल योगों का तो 53 पद हैं साथियों यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद आपको मैं एक चीज़ और बता दूं साथियों, यहाँ पर को जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इसमें जो आयु की गणना होगी वो कब से कब तक रहने वाली है। तो आपकी जो आपको बता दूं मैं आपको यहाँ पर, देखिए 30 जून 2021 में जिन अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन किया गया था उन अभ्यर्थियों हेतु आयु की गणना निश्चायक तिथि उक्त विज्ञापन के अनुसार 1 जुलाई 2020 ही यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। और बाकी 1 जुलाई 2023 को आयु की गणना होगी जो नए लोग इस फॉर्म को भरेंगे। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और उसके अलावा इसमें अधिकतम जो छूट है 5 वर्ष की मिल जाती है SC ST और OBC के लिए, ठीक है। तो 5 वर्ष की छूट यहाँ पर रहने वाली है। मेन चीज़ें लेकर हम चलेंगे यहाँ पर को साथियों। और बाकी आपको बता दूं जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए भी यहाँ पर जो है आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है, ठीक है। दिव्यांगजन के लिए भी दिव्यांगजन को जो है 10 वर्ष की छूट दी जाएगी जो PH में हैंडीकैप के अंतर्गत आते हैं। और पूर्व सैनिकों के लिए 3 वर्ष से यहाँ पर को छूट मिलने वाली है आपकी एज में, ठीक है। चलिए आपको उसके बाद बाकी चीज़ें तो सेम ही रहती हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हम केवल उन चीज़ों पर यहाँ पर फोकस करने वाले हैं, ठीक है। ये मेन चीज़ आ जाती है साथियों यहाँ पर कि आपका जो फॉर्म है जब आप इसको फिल करेंगे इसके लिए आपको किस चीज़ की तैयारी करनी पड़ेगी, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको तैयार करेंगे, परीक्षा का स्वरूप क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाकी चरित्र, वैवाहिक स्थिति, शारीरिक स्वस्थता, ये सारी चीज़ तो आपको पता ही है किस तरह से रहने वाली है। चलिए फटाफट से वो देख लेते हैं। अच्छा हाँ, इसमें शुल्क एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए ये फ्री कर दिया गया है। तो इसमें प्रोसेसिंग शुल्क में छूट प्रदान कर दी गई है, परीक्षा शुल्क और प्रोसेसिंग शुल्क में आयोग के द्वारा, ठीक है। चलिए वस्तुनिष्ठ प्रकार की आपकी परीक्षा रहने वाली है। इसके 2 खंड होंगे दोस्तों, ठीक है। इसमें आपकी 100 नंबर की एक परीक्षा होगी, ठीक है। 100 नंबर की परीक्षा के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये परीक्षा जो है साइंस के स्टूडेंट के लिए होगी, जो 100 नंबर की परीक्षा होगी, जिसमें से 25 नंबर का जो होगा वो आपका जनरल पेपर से आएगा, ठीक है। जनरल सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान से रिलेटेड 25 प्रश्न होंगे जो 25 अंकों के होंगे। उसके बाद दूसरा जो आपका सब्जेक्टिव होगा वो होगा विषय परक जानकारी, जो आपने फॉर्म भरते समय जो सब्जेक्ट आपने चूज किया होगा तो वो 75 क्वेश्चन होंगे और 75 मार्क्स के होंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का होगा, जिसके अंतर्गत आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। अब देखिए खंड अ जो है सभी अभ्यर्थियों के लिए ये अनिवार्य होगा, जितने भी अभ्यर्थी भरेंगे सबके लिए सेम क्वेश्चन रहने वाले हैं। बाकी अगर सेक्शन बी की बात आप करेंगे, खंड ब में जो विषय परक जानकारी है, इसमें 2 वर्ग बनाए गए हैं, वर्ग 1 और वर्ग 2। इन दोनों वर्गों में से आपको कुछ सब्जेक्ट दिए हैं, उनमें से आप कोई भी एक वर्ग का चयन कर सकते हैं। जैसे वर्ग 1 में आप देखेंगे इसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान दिया है, ठीक है। और वर्ग 2 में जो है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित, ठीक है। जैसे कि आपको पता ही है मैथ्स वाले होते हैं और बायोलॉजी वाले होते हैं, तो दोनों के लिए यहाँ पर दिया है। आप अगर मैथ्स से हैं तो आप वर्ग 2 चूज करेंगे, अगर आप बायोलॉजी ZBC वाले हैं तो आप वर्ग 1 चूज करेंगे फॉर्म भरते समय, ठीक है। तो आप अगर वर्ग 1 चूज करते हैं तो आपको भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप 2 वर्ग चूज करते हैं तो जिसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। बाकी ऋणात्मक का भी प्रावधान है यहाँ पर, हर किसी उसमें रहता ही है, आपको पता ही है, ठीक है। अब आपको बता दूं सिलेबस के बारे में, तो यहाँ पर सिलेबस भी इन्होंने साफ साफ दिया है। खंड अ में जो है सामान्य, उसके लिए जो 25 अंक का है, इसमें आप देखेंगे सामान्य विज्ञान
विज्ञान और कंप्यूटर से संबंधित जानकारी आपसे पूछी जाएगी। भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन आपसे, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा दे रखा है, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय भूगोल की एवं जननांग समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर्स वगैरह, ठीक है, ये सिलेबस यहाँ पर दिया है। उत्तराखंड का इतिहास के बारे से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाने हैं, ठीक है। उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड का भूगोल और जननांग, उत्तराखंड के आर्थिक और प्राकृतिक संसाधन और सामान्य बुद्धि परीक्षण, जिसके अंतर्गत बोधगम्यता, तार्किक और गणितीय क्षमता इत्यादि के प्रश्नों को सम्मिलित किया जाएगा। तो ये इंग्लिश में भी इसको दिया है, आप देख सकते हैं। खंड ब में आपको भौतिक विज्ञान के अंतर्गत ये सारी चीज़ें, देखिए आप सिलेबस आपका पूरा दिया है इसमें। ये हम टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देंगे, फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी हमें ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी मैं इनके स्क्रीनशॉट लेकर के आपको जो है ब्रीफ जो जानकारी है, कम समय में ज़्यादा चीज़ जानने का मौका वहाँ पर आपको मिल जाता है। उसी प्रकार से सारा आप देखेंगे रसायन विज्ञान का भी यहाँ पर पूरा दे रखा है, क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, अम्ल, क्षार, लवण, बफर, विलयन, ये सारी चीज़ें आप नाम पद्धति वगैरह, ठीक है। केमिस्ट्री और जीव विज्ञान में भी आपको सारा यहाँ पर सिलेबस दिया है, तो आपको इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर को पढ़ना है। दोस्तों आपको बता दूँ, अगर किसी भी प्रकार की आपको कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, टेलीग्राम पर ले सकते हैं, इंस्टाग्राम पर ले सकते हैं, कहीं पर भी आप हमको जो है मैसेज कर सकते हैं उसके बारे में, अगर आपको कहीं पर कोई डाउट है तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी और आप लोग जो है 31 जुलाई से पहले इस फॉर्म को भर लेंगे और जितना भी इस परीक्षा से संबंधित मटेरियल होगा, एजुकेशनल मटेरियल, पढ़ने लिखने वाला जो मटेरियल होगा, एग्जाम में आने की जिन प्रश्नों की संभावनाएं रहेंगी वो प्रश्न हम आप तक जरूर पहुंचा देंगे, शेयर करेंगे एग्जाम होने तक। साथियों तो हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे साथ बने रहें। किसी भी प्रकार की असुविधा के लिए या किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमको जितनी जानकारी होगी साथियों वो हम आप तक जरूर पहुँचा देंगे। इस वीडियो में इतना ही है, बाकी वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद, जय हिंद।